हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो है पार्ट 1 हमने यहाँ पे कवर करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम जो है हमारे एंशिएंट थीम के बारे में जो है कवर करेंगे। तो 3 पार्ट है इसके। तो पार्ट 1 में हम एंशिएंट थीम के बारे में कवर करेंगे, पार्ट 2 में हमारी जो मिडीवल थीम है उसे कवर करेंगे एंड पार्ट 3 में जो है आपकी मॉडर्न थीम जो है वो कवर करेंगे। तो हमने जो है पार्ट 1 जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया था। इसके जो है टोटल 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है इसका हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग है, राइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जिसे बोला जाता है। एंड अब तक हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या क्या मेन फीचर्स थे, राइट। मेन फीचर्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थीम्स है ना वो इसी चीज के ऊपर ही बेस्ड है। जो डिफरेंट हमारी सोसाइटीज रहेंगी, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसमें जो उसके मेन फीचर्स क्या हैं, क्योंकि फीचर्स के बारे में ही जो है मेन क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाते हैं, चाहे कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो ये जो बुक है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो हमने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो डिफरेंट फीचर्स के बारे में कवर किया था एंड इनकी इंपॉर्टेंट जो साइट्स उनके बारे में बात की थी। फिर मोहनजोदारो जो कि इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि ये एक अर्बन साइट थी एंड इसे काफी अच्छे से जो है प्लान भी इन्होंने कर रखा था एंड उस सारी प्लानिंग के बारे में बात की थी। एंड आफ्टर दैट जो है हमने ये भी देखा था कि ये जो डिफरेंट मटेरियल है वो प्रोक्योर किस तरह से करते थे एंड डिस्टेंट लैंड्स के साथ जो है इनके यहाँ पे संबंध किस तरह के थे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो अब जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो सिविलाइजेशन थी, जो कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी एंड काफी अच्छे से इसकी प्लानिंग की हुई थी, सडनली जो है ना इसका एंड किस तरह से होता है, वो चीजें हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। So there is a evidence that by c 1800 BCE most of the mature Harappan sites in the region, जैसे कि चोलिस्तान हो गया, राइट, वो जो है अबेंडन कर दी गई थी। अबेंडन कर दी गई थी मीन उसे छोड़ दिया गया था बाय द 1800 BCE, राइट। तो जितनी भी मेच्योर हड़प्पन साइट थी उसे जो है एक तरह से लोग जो है वो वहां से किसी दूसरी जगह पे चले गए थे या फिर कुछ और चीज यहाँ पे हुई थी तो उसे अबेंडन कर दिया गया था। एंड इवन साइमल्टेनियसली जो दूसरे रीजन्स थे वहां पे हमें जो है ना पॉपुलेशन का एक एक्सपेंशन जो है वो देखने को मिलता है। जो लोग थे वो जो है ना दूसरी साइड्स की तरफ जो है दूसरी सेटलमेंट्स की तरफ जो है मूव कर रहे थे, जैसे कि गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी हो गया, उस तरफ जो पॉपुलेशन है वो मूव कर जाती है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो हाउएवर कुछ ऐसी हड़प्पन साइट्स थी जो कि इवन 1900 बीसीई के बाद में जो है जिसे कंटिन्यू वो रहती है, वहां पे जो पॉपुलेशन कंटिन्यू रहती है। सो यहाँ पे जो है कुछ और चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। मटेरियल कल्चर जो था ना वो 1900 से वो यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। जिन साइट्स को लोग नहीं छोड़ते हैं वहां पे 1900 के बाद में भी जो है वहां पे लोग रहते हैं। कुछ साइट्स को तो इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया था, दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं, कुछ साइट्स को ये नहीं छोड़ते हैं। जिन साइट्स को ये नहीं छोड़ते हैं लोग, वहां पे कुछ और चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सडनली मटेरियल कल्चर जो है ना उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स थे, जो मेन फीचर्स थे यहाँ पे हड़प्पन कल्चर के, जैसे कि वेट्स हो गए, सील्स हो गए, स्पेशल बीड्स हो गई, तो वो टोटली डिसअपियर हो जाते हैं यहाँ से, राइट। राइटिंग्स जो होती हैं या फिर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड यहाँ पे हुआ करता था या फिर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन थी वो भी जो है डिसअपियर हो जाती है। सो एंड इवन जो है कुछ चीजों को बनाने के लिए जो पहले ज्यादा चीजों का ज्यादा मटेरियल्स का यूज किया जाता था, अब उन्हीं चीजों को बनाने के लिए काफी कम चीजों को जो है ये यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जो थी वो भी टोटली डिटोरेट हो जाती है, वो भी खत्म हो जाती हैं। एंड जो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे उन्हें जो है ज्यादा नहीं बनाया गया था। तो ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स जो है ना इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ, जैसे कि ये एक अर्बन कल्चर था। हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ये एक अर्बन कल्चर था। हर एक फीचर जो होता है अर्बन कल्चर का वो वहां पे अवेलेबल था। एंड बट जो है सडनली यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो जो तरीका जो था ना उनका यहाँ पे रहने का वो रूरल हो जाता है, ओके। जिससे हम बोल सकते हैं ये लेट हड़प्पन साइट्स थी या फिर सक्सेसर कल्चर जो है वो हमें वहां पे देखने को मिलता है 1900 के बाद में। तो ये चेंजेस हमें वहां पे देखने को मिलते हैं।
तो ये चेंजेस आए किस तरह से थे, क्या कारण थे यहाँ पे कि लोगों ने इन साइट्स को जो है छोड़ दिया था, दूसरी जगह पे वो मूव कर जाते हैं, या फिर जो है सडनली उनका मटेरियल कल्चर चेंज हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है ना सेवरल एक्सप्लेनेशंस जो है डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो है वो लाई गई हैं। तो कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया था, कुछ बोलते हैं टोटली डिफॉरेस्टेशन हो गया था एंड जिसकी वजह से जो है ज्यादा फ्लड्स यहाँ पे आए थे। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो रिवर्स थी इसके आसपास यहाँ पे वो टोटली शिफ्ट हो गई थी या फिर ड्राई अप हो गई थी, या फिर लैंडस्केप का जो है ना इन्होंने ओवर यूज कर लिया था। तो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो यहाँ पे अपने अलग अलग व्यूज जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं कि क्यों यहाँ पे सडनली ये सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाती है। So some of these causes may hold for certain settlements, but they do not explain the collapse of entire civilization. तो अब यहाँ पे ये जो causes बताए गए हैं ना इस civilization के खत्म होने के, तो वो ये हो सकता है कि कोई particular settlements जो है ना इन reasons की वजह से खत्म हो सकती हैं। जैसे किसी particular area में deforestation हो गया है तो उस particular site से जो लोग जो हैं वो चले गए होंगे वहां पे, या फिर climate change हो गया तो particular कोई छोटा मोटा settlement है ना उसमें चेंजेस आ सकते हैं, वो खत्म हो सकती हैं इन रीजंस की वजह से, बट इंटायर सिविलाइजेशन जो है ना वो इन रीजंस की वजह से जो है नहीं खत्म हो सकती है। इसका कोई और रीजन यहाँ पे रहा होगा। ऐसा अपीयर होता है दैट कि जो स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट होता है ना, परहैप्स जो एक हड़प्पन स्टेट थी वो टोटली जो है वो एंड हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि जो सील्स थी टोटली वो भी डिसअपीयर हो गई थी, स्क्रिप्ट्स जो होती वो भी डिसअपीयर हो जाती हैं, जो डिफरेंट टाइप के बीड्स यहाँ पे यूज किए जाते थे ज्वेलरी बनाने के लिए वो यहाँ पे डिसअपीयर हो जाते हैं, पोट्री भी, एंड इवन जो वेट सिस्टम था जो कि इनका स्टैंडर्डाइज था, राइट हर एक जगह एक तरह से ना इन्होंने हर एक साइट में जो है इनका एक स्टैंडर्ड वेट सिस्टम था, तो वो भी जो है अब चेंज हो जाता है, लोग लोकल वेट सिस्टम जो है वो यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड इवन बड़ी बड़ी सिटीज को जो है इन्होंने एक तरह से अबेंडन कर दिया था, वो डिक्लाइन हो जाती हैं। तो ये जो है रीजंस हैं यहाँ पे बताए गए हैं ना, ये एक तरह से किसी पर्टिकुलर सेटलमेंट के लिए हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सेटलमेंट जो है डिक्लाइन हो सकती है इन रीजंस की वजह से, छोटा मोटा एरिया जो है वो यहाँ पे खत्म हो सकता है, पूरी स्टेट जो है वो नहीं खत्म हो सकती है। So the subcontinent would have to wait for over a millennium for new cities to develop into completely different region, right? तो काफी इसके बाद में काफी लंबे समय के बाद में जो है ना इस तरह की कोई सिविलाइजेशन हमें देखने को मिली थी, काफी मिलियन ईयर्स के बाद में, राइट इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी। डिस्कवरिंग दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा देख लेंगे, जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना उनके व्यू पॉइंट से भी देखेंगे कि उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किस तरह से किया था, इन्होंने पता कैसे चला था कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन अवेलेबल थी, राइट। so far we have examined the facets of the Harappan civilization in the context of how archaeologists have used the evidence from material remains to piece together parts of the fascinating history। अब तक हमने ये पढ़ा है कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीजें यहाँ पे मिली हैं, जो एविडेंस यहाँ पे मिले हैं, उन एविडेंस को जो है उन आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरह से यहाँ पे यूज किया है हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए। However, there is another story as well। तो यहाँ पे एक और स्टोरी है कि इन आर्कियोलॉजिस्ट को जो है ना इस सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन अवेलेबल थी, राइट तो ये तो हमने बात की है मटेरियल रिमेन्स की, उन मटेरियल रिमेन्स को किस तरह से ये स्टडी करते हैं, उसको स्टडी करने के बाद इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की, बट ये मटेरियल रिमेन्स के बारे में इन्हें पता कैसे चला कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन अवेलेबल थी। तो जब हड़प्पन सिटी जो है वो नष्ट हो गई थी, तो जो लोग हैं ना ऐसा माना जाता है कि लोग जो है उन्हें इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो है ज्यादा पता नहीं था, काफी लंबे समय की बात की अगर हम बात करें, लोग जो है इसे भूल गए थे इस सिविलाइजेशन को। तो यहाँ पे जो है ना इसी जगह पे इन्हीं सिविलाइजेशन जो साइट्स थी, इसी साइट्स पे जो है काफी लंबे समय के बाद में जब लोगों ने रहना स्टार्ट किया, सो दे डिड नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ द स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स दे ओकेजनली सरफेस्ड। तो जब उन्हीं साइट्स पे लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं मिलेनियम ईयर्स के बाद में भी, तो उन्हें जो है ना फिर कभी कभी ओकेजनली कोई ना कोई आर्टिफैक्ट्स वहां पे मिलता रहता था, क्योंकि वहां पे एक समय में सिविलाइजेशन थी। तो अब जो लोग हैं काफी लंबे समय के बाद में वहां पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो उन्हें जो है ना धीरे धीरे छोटे मोटे जो आर्टिफैक्ट्स थे वो मिलते रहते थे, दैट बिलोंग्स टू दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। या फिर फ्लड्स की वजह से जो है वहां पे कोई चीजें आ जाती थी जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती थी, या फिर सॉइल इरोजन की वजह से वहां पे आर्टिफैक्ट्स
ऊपर आ जाते थे, या फिर जब ये प्लो करते थे, मीन हल चलाते थे, तो उस समय में जो है ये जमीन से ऊपर आते थे आर्टिफैक्ट्स, राइट। तो इन चीजों का जो है वो क्या करते थे, ये जो स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स उन्हें मिल रहे थे वो क्या करते थे इन चीजों का, उन्हें तो पता नहीं था कि यहाँ पे कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। तो फिर ना यहाँ पे क्या होता है कि कनिंगम कनिंगम जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, एएसआई क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये, राइट। उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे कनिंगम। उन्हें भी जो है ना कंफ्यूजन सी यहाँ पे रहती है, राइट। उन्हें भी नहीं पता था कि यहाँ पे कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। तो उन्होंने यहाँ पे हाउएवर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस जो है ना वो यहाँ पे करवा रहे थे मिड 19th सेंचुरी में। तो आर्कियोलॉजिस्ट प्रेफर टू यूज द रिटन वर्ड, राइट। वो क्या करते थे, वो इन आर्टिफैक्ट्स का नहीं यूज करते थे, वो क्या करते थे, हिस्ट्री को फाइंड करने के लिए जो रिटन चीजें उन्हें यहाँ पे मिलती थी ना, उन्हीं का वो यूज करके उन्हें जो है एज ए सोर्स वो यहाँ पे यूज किया करते थे हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए। बट जो चीजें यहाँ पे उन्हें मिलती थी ना, जो आर्टिफैक्ट्स हो गए, यहाँ पे सील्स हो गई, उनका वो यूज नहीं किया करते थे, उन्हें उनके बारे में पता ही नहीं था। ओके जैसे कि टेक्स्ट हो गए या फिर इंस्क्रिप्शंस हो गए, उनका वो यहाँ पे यूज किया करते थे। जब हम बात कर रहे हैं कनिंगम की, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। So in fact, Cunningham main interest was in the archaeology of the early historic and the later period. उनका जो है मेन इंटरेस्ट यही रहता है 6th सेंचुरी बीसीई से लेके 4th सेंचुरी सीई तक का जो मेन पीरियड है ना, वहीं पे उनका इंटरेस्ट रहता है, वो वही हिस्ट्री को वो क्रिएट करते हैं। तो उस हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स यहाँ पे आए थे ना इंडिया में, उन्होंने कई सारे अकाउंट्स यहाँ पे छोड़े थे। उन्हीं अकाउंट्स को वो पढ़ के एक तरह से जो है वो उन्हीं को सोर्स बनाते थे और वहीं से जो है वो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे थे। Who had visited the subcontinent between the 4th and the 7th century CE to locate early settlements, right? तो कनिंगम जो है वो क्या करते हैं, they collected, documented and translated the inscriptions found during his surveys. तो सर्वे के थ्रू के समय में उन्हें जो भी inscriptions यहाँ पे मिलती थी ना, उन्हें कलेक्ट करते थे, डॉक्यूमेंटेशन करते थे एंड ट्रांसलेट भी करते थे। तो जब यहाँ पे साइट्स को वो एक्सकेवेट कर रहे थे, उस समय में उन्हें जो है कई सारे आर्टिफैक्ट्स भी साथ में मिल रहे थे, बट उन आर्टिफैक्ट्स की तरफ जो है वो ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, वो नहीं जानते थे कि उन आर्टिफैक्ट्स की भी कोई यहाँ पे कल्चरल वैल्यू है। ओके सो एक साइट जैसे कि हड़प्पा है, विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द आइटनरी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम। तो ये जो चाइनीज पिलग्रिम्स यहाँ पे आए थे, उन्होंने जो भी टेक्स्ट यहाँ पे छोड़े थे, उन टेक्स्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है। ओके एंड वॉज नॉट नोन अर्ली एज हिस्टोरिक सिटी, एज अ अर्ली हिस्टोरिक सिटी, एंड डिड नॉट फिट वेरी नीटली विद इन हिज फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड इवन ऑब्वियसली जब जो है वो इन चीजों को, इन अकाउंट्स को फॉलो कर रहे थे कनिंगम, तो वो जो है इन्हीं अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थी। So although Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached the Cunningham, तो however 19th century में जो है कुछ यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे, वो पहुंचते भी हैं कनिंगम की तरफ, बट जो है ना उन्हें वो इसकी तरफ ज्यादा फोकस ही नहीं करते हैं। तो एक हड़प्पन सील जो है वो भी यहाँ पे कनिंगम को दी गई थी एक इंग्लिशमैन के द्वारा, बट जो है उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को अच्छे से नोट ही नहीं किया, इस सील को अच्छे से नोट ही नहीं किया। He noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar. तो उन्होंने जो है क्या किया, इस सील को पकड़ा एंड देखा कि शायद जो है ना ये एक तरह से उसी जिस टाइम पीरियड के बारे में ये बात कर रहे थे, उसी टाइम पीरियड में उन्होंने जो है इसे फिट कर दिया कि ये उसी से बिलोंग करती होगी, उसी टाइम पीरियड से। बट इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बिल्कुल भी पढ़ने की कोशिश नहीं की। सो दिस वाज बिकॉज ही लाइक मैनी अदर्स थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली। तो वो ऐसा सोचते थे, वो अकेले हिस्टोरियन नहीं थे, उसके अलावा और भी कई ऐसे हिस्टोरियन थे जो सोचते थे कि जो इंडिया की हिस्ट्री है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जो गंगा वैली के आसपास जो फर्स्ट सिटीज यहाँ पे बनी थी, तभी से जो है इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। उससे पहले की हिस्ट्री के बारे में तो ये सोचते ही नहीं थे। उससे पहले जो सबसे पुरानी हिस्ट्री जो अब तक अवेलेबल थी ना, वो मेसोपोटामिया की हिस्ट्री थी। तो ऐसा किसी को भी नहीं पता था कि उसके कंटेम्पररी इंडिया में भी एक कोई हिस्ट्री थी, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, जो कि उसी समय से बिलोंग करती थी जिस समय की यहाँ पे मेसोपोटामियन हिस्ट्री थी।
Okay, so given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of हड़प्पा. तो एक specific focus उन्होंने यहाँ पे रखा एक particular time period का, right? तो जो first cities उन्हें यहाँ पे जो मिली थी गंगा वैली के आसपास, उसी time period में जो है ना उन्होंने हर एक चीज को fit कर दिया, जो भी artifacts इन्हें हड़प्पन artifacts जो इन्हें यहाँ पे मिल रहे थे उसी में जो है इन्होंने fit कर दिया उसी history में. बट इन्होंने जो पुरानी उससे पुरानी भी कोई history हो सकती है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था. ओके तो इसके थ्रू जो है ना हड़प्पा का जो सिग्निफिकेंस है उसे जो है ये मिस कर जाते हैं. सो अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन. तो अब जो है ना धीरे धीरे कुछ और आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे आते हैं जो थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट करते हैं. सब्सिक्वेंटली सील्स जो थी वो यहाँ पे जो है हड़प्पा में डिस्कवर की जा रही थी बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. तो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी, right, in the early decades of 20th century in the layers that were definitely much older than the early historic levels. तो वो जो है ना जब यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ये काम कर रहे थे डिस्कवर कर रहे थे तो उन्हें जो है ये सील्स यहाँ पे मिलती हैं 20th सेंचुरी में जब वो यहाँ पे काम कर रहे थे. तो उस लेयर में जो है उस मिट्टी की परत में इन्हें यहाँ पे मिलती है जो कि हम बोल सकते हैं कि अर्ली हिस्टोरिक लेवल से जो है ये काफी पुरानी थी. सो इट वॉज देन दैट देयर सिग्निफिकेंस बिगेन टू बी रियलाइज. तो आप जो है ना फिर इस सील को थोड़ा सा ये फोकस करके जो है पढ़ते हैं उसकी तरफ जो है ये फोकस करते हैं तो तभी से जो है ना फिर इन सील्स का इन आर्टिफैक्ट्स का एक सिग्निफिकेंस जो है ना वो रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है. तो एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे रखाल दास बनर्जी, उन्हें भी जो है सिमिलर सील्स यहाँ पे मिलती है मोहनजोदारो में. तो जिसकी वजह से यहाँ पे लीडिंग टू दी कंजेक्चर दैट दीज साइट्स वर पार्ट ऑफ द सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर. तो जब उन्हें ये सिमिलर तरह की सील्स अलग अलग जगह पे मिल रही थी तो फिर जो है ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि ये जो आर्टिफैक्ट्स ये जो सील्स इन्हें यहाँ पे मिल रहे हैं वो किसी सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर से बिलोंग करती हैं. तो शायद यहाँ पे कोई ऐसा कल्चर अवेलेबल था. राइट. सो बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स इन 1924 जॉन मार्शल जो कि डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के 1924 में, तो वो अनाउंस करते हैं डैट कि इंडस वैली में भी एक जो है नई सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर हुई है. तो उसे जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में बताते हैं कि यहाँ पे उसके अनाउंसमेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड को कि इंडस वैली में जो है एक यहाँ पे नई सिविलाइजेशन जो है वो अवेलेबल थी. इसके अनाउंसमेंट वो करते हैं. So as S.N. Roy noted, the story of Indian archaeology, Marshall left India 3000 years older than he found her. तो फिर जो है ना वो बोलते हैं कि जिस समय से यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री को स्टार्ट किया जा रहा है उस समय से भी पुरानी हिस्ट्री है ये, राइट. उससे भी 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है ये. ओके जब यहाँ पे मेसोपोटामियन साइट्स जो है ना जिस समय की अवेलेबल हैं उसी समय में उसी साइमल्टेनियसली इंडिया में भी जो है वैसी सिविलाइजेशन जो है वो अवेलेबल थी. तो जितनी पुरानी यहाँ पे मेसोपोटामियन साइट्स थी उसी उतनी ही पुरानी जो है इंडिया की भी हिस्ट्री है, ऐसा जो है वो पूरे वर्ल्ड को बुलाते हैं. So it was then that the world knew not only of a new civilization but also one of the contemporaries with the Mesopotamia. तो ये जो नई civilization जो थी वो contemporary थी to the Mesopotamia. So in fact, John Marshall's stint as the Director General of ASI marked a major change in the Indian archaeology. तो ऐसा भी माना जाता है कि जॉन मार्शल जब यहाँ पे डायरेक्टर जनरल थे ASI के उसी समय जो है ना इंडियन आर्कियोलॉजी में एक मेजर चेंज यहाँ पे आता है. वो फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि इंडिया में काम कर रहे थे एंड उन्होंने जो है पहले ग्रीस में काम किया था एंड उसी एक्सपीरियंस को जो है ना वो यहाँ पे इंडिया में यूज करते हैं. So most importantly, though like Cunningham, he too was interested in the spectacular find. He was equally keen to look for pattern of everyday life. जैसे कि कनिंगम थे वो जस्ट जो स्पेक्टेकुलर चीजें होती हैं ना जो कि आकर्षित करती हैं उनकी तरफ ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे, वैसे ही जॉन मार्शल भी जो है स्पेक्टेकुलर फाइंड्स की तरफ ही जो है ज्यादा इंटरेस्टेड थे. बट थोड़ा बहुत जो है ना इनका इंटरेस्ट एवरीडे लाइफ के पैटर्न को जानने के बारे में भी था. ओके सो क्या था Marshall tended to excavate along regular horizontal units, measured uniformity throughout the mound, ignoring the stratigraphy of the site. तो ये क्या करते हैं कि डिफरेंट लेयर्स होती हैं यहाँ पे जब एक्सकेवेट किया जाता है ना किसी चीज को मिट्टी खोदी जाती है तो उसकी लेयर्स होती हैं कि ऊपरी लेयर में कुछ और चीज मिली है उसके नीचे वाली लेयर में कुछ और चीजें मिली हैं. तो ये जो स्ट्रेटिग्राफी जो होती है ना कि ये कौन से समय में यहाँ पे ये चीज जो है वो नीचे एक तरह से किस लेयर में यहाँ पे पड़ी थी, कौन सी लेयर कौन से समय से बिलोंग करती है ना उस चीज को ये नहीं पढ़ रहे थे. जस्ट ये बोल रहे थे कि एक ही समय से सारी चीजें यहाँ पे बिलोंग करती हैं. सपोज यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं मिट्टी के.
ओके कुछ चीजें यहाँ से मिली हैं, कुछ चीजें यहाँ से मिली, कुछ चीजें यहाँ से मिली हैं। तो जो भी चीजें यहाँ से मिल रही थी ना एक एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो वो बोलते हैं कि ये सारी चीजें जो है ना वो एक ही समय से बिलोंग करती है, बट ऐसा नहीं है। जो ऊपर वाली चीजें जो है, ऊपर वाली लेयर की चीजें जो है किसी अलग समय से बिलोंग करती होंगी, नीचे वाली लेयर की चीजें जो है वो अलग समय से बिलोंग करती होंगी, एंड सबसे लास्ट वाली लेयर की चीजें जो है वो अलग समय से बिलोंग करती होंगी। तो जो स्ट्रेटिग्राफी होती है ना, जो ज्योग्राफी होती है ना, उसे जो है ये एक तरह से भूल जाते हैं। Okay, so this mean that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together। इन सभी को ये जो है इकट्ठे ग्रुप कर देते हैं, even if they are found at the different stratigraphic layers, चाहे वो different layer से जो है बिलोंग करती हों। So as a result valuable information जो थी ना वो एक तरह से काफी गलत तरीके से जो है हम तक पहुंच रही थी, राइट? सही तरीके से जो है यहाँ तक नहीं पहुंच रही थी। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो, एंड आगे जाके देखेंगे कि फिर किस तरह से जो है ये नई टेक्निक से जो है खुदवाई करना जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।